के माध्यम से जो भी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम को ध्यान में रखते हुए चाहते थे उनको लेकर मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज बात करेंगे जीन पियाजे की। चुटकियों में जीन पियाजे आपके अपने हो जाएंगे, तो चलिए मेरे साथ तैयार हो जाए। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देते हैं, भले आदमी है, कहते हैं मानसिक विकास कैसे होता है। आओ बच्चों तुम्हें बताऊं। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते थे। ये कहते हैं जैसे जैसे आप बायोलॉजिकली मैच्योर होते हो, परिपक्व होते हो, यानी आपकी उम्र बढ़ती है, तो आपका मानसिक विकास भी होता है, चीजों को आप अपने आप समझने लगते हो। इनका कहना है कि जैसे जैसे आप बड़े होंगे, परिपक्व होंगे, वस्तुओं के बारे में आप कंसेप्ट बनाने लगेंगे। इनका कहना है बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, अपने सिद्धांतों की रचना खुद करते हैं, बच्चे एक्टिव रहते हैं, किसी को फॉलो नहीं करते, खुद से चीजों को सीखते हैं। बड़ी अच्छी बात, इसीलिए इन्हें रचनावादी कहते हैं। इनका कहना है बच्चों की थिंकिंग बड़ों से क्वालिटी में अलग होती है। बच्चे अलग तरीके से सोचते हैं गुणात्मक रूप से, और बड़े अलग तरीके से सोचते हैं क्वालिटी में। इन्होंने सामूहिक एकालाप यानी कलेक्टिव मोनोलॉग का सिद्धांत दिया, जो कि यह कहता है कि बच्चा समूह में है, कलेक्टिव है, लेकिन मोनोलॉग डायलॉग जो कर रहा है, बातचीत जो कर रहा है, वो खुद से ही कर रहा है। और ये कहते हैं बच्चा बड़ा गलत काम कर रहा है, ये खुद से बात कर रहा है, कोई यूज का नहीं, फालतू बातें कर रहा है। इन्होंने कहा अगर मैच्योरिटी है, यानी पर्यावरण के साथ साथ आपको अनुभव करने का मौका मिले, और आपकी साथ ही साथ मैच्योरिटी, आप जैविक रूप से बड़े होते जाएं, बायोलॉजिकली आप में परिवर्तन आए, तो इन दोनों के मिलने से, गौर फरमाइएगा, परिपक्वता यानी मैच्योरिटी का मिलना और पर्यावरण के साथ आपके अनुभव जो है, इन दोनों के मिलने से आपका विकास होता है, मानसिक विकास। बड़ी अच्छी बात। इन्होंने कहा देखो, जब भी आप सीखते हो तो पुराने ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ते जाते हो, फिर कुछ नया आता, जोड़ते जाते हो, जोड़ते जाते हो, जोड़ते जाते हो, तो ज्ञान का भंडार हो जाता है, जिसे इन्होंने नाम दिया ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, कि आपके पास तमाम ज्ञान का संगठन है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन बोले कई बार ऐसा होता है कि इस ज्ञान में आप अपने वातावरण के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। जैसे आपने पुराना ज्ञान था, नया ज्ञान ये सीखा कि ये तलवारें सुलेमानी है। अब आपने 4 लोगों के सामने बोला गार्गी मैम तलवारें सुलेमानी से पढ़ाती हैं। बच्चों ने कहा अरे बाबा, हंसने लगे सारे के सारे। तो आपको लगेगा आप एनवायरनमेंट के साथ, वातावरण के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे। तो आप वातावरण जो यानी अड़ोस पड़ोस के लोग इसे जो बोलते होंगे, आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालोगे, यानी आप वही चीज सीखना कोशिश करोगे। तो जब आपकी प्रीवियस नॉलेज में नए ज्ञान को जोड़ने में कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो आप समाज के अकॉर्डिंग, वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को करेक्ट करते हो, ढालते हो। इसे ही अडॉप्टेशन बोलते हैं, अनुकूलन बोलते हैं, किसी के अनुकूल खुद को ढालना। अनुकूलन में 3 प्रोसेस होती हैं, आत्मसातीकरण, समायोजन और साथ ही साथ तीसरी जिसे बोलते हो संतुलीकरण। इस पे भी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है, लेकिन अभी एक बार फिर बताती हूँ। आत्मसातीकरण यानी अंग्रेजी में असिमिलेशन, असी मिले तुसी मिले, तो फिर काय बात के गिले, यानी तुम और मैं जब मिलेंगे तो किसी भी तरीके का ये नहीं कि गार्गी मैम आप सुंदर नहीं लगती, कि मैं कहूँ बेटा तुम बेरोजगार हो, नहीं। हम गले मिलेंगे, क्यों? क्योंकि हम क्या है, एक स्टूडेंट और एक शिक्षक हैं। तो बस जैसे दाल में चावल मिला लिया जाता है बिना ये देखे कि चावल राशन का है या चावल बासमती है, कि दाल जो है वो दाल फ्राई है या सिंपल तड़का दाल है, जो भी है आप मिला लेते हो बिना किसी खोट के देखे हुए। ऐसे ही जब आप अपने प्रीवियस नॉलेज में नए ज्ञान को मिला लेते हो, असिमिलेट कर देते हो, आत्मसात कर देते हो, और कोई चेंज नहीं करते, तो असिमिलेशन है। जैसे बच्ची ने पतंग देख रखी, चिड़िया देख रखी थी, पतंग को भी पहली बार देखा तो कह दिया चिड़िया, ठीक है। एक बच्ची थी, उसने गोल्डन रिट्रीवर नाम का कुत्ता पाल रखा था, उससे मिलता जुलता कुत्ता दूसरी नस्ल का देखा, उसे भी गोल्डन रिट्रीवर ही नाम दे दिया। ये वाला मामला। समायोजन का मतलब होता है अकोमोडेशन। क्या मतलब होता है? तो आप कहेंगे अकोमोडेशन। जब भी शब्द आए परिवर्तन, जब भी शब्द आए क्या, परिवर्तन, जब भी शब्द आए संशोधन, तो समझ जाना अकोमोडेशन की बात है। जब आप अपने पुराने ज्ञान में परिवर्तन करते हो, बच्ची को किसी ने कहा नहीं ये चिड़िया नहीं है, तो बच्ची ने कहा ठीक है डोरी वाली चिड़िया है।
इसमें धागा है, धागे वाली चिड़िया, तो परिवर्तन कर दिया। फिर उसे किसी ने बताया, किताब में देखा, तब उसे समझ में आया कि सही नॉलेज क्या है, इसे क्या बोलते हैं। तब उसको बोलते हैं साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन या संतुलीकरण। जब आप सही ज्ञान, करेक्ट नॉलेज बना लेते हो कि ये चिड़िया नहीं, ये पतंग है, तो आप अपने जीवन भर जो भी सूचना जैसे भी ग्रहित करते हो और दिमाग में पहुंचती है, वो क्या है, वो स्कीमा है। तो सूचनाएं आपके दिमाग में जैसे भी जा रही हैं, क्या बोलोगे आप बोलोगे ये तो अपना स्कीमा बन गया। स्कीमा क्या बन गया कि गार्गी मैम सारे के सारे जो जितने भी सिद्धांत हैं, इंपॉर्टेंट चीजें शॉर्ट वीडियो में रिवाइज एक बार जरूर कराएंगी। मैराथन चली रही है, ये भी रिवाइज कराएंगी। तो ये स्कीमा बन गया, यानी ज्ञान जब आपके दिमाग में फिक्स हो जाता है जैसे भी, वो स्कीमा है। ठीक सब सूचनाओं का पैकेट। अब इन्होंने 4 स्टेजेस बताई और मैं ऐसे याद कराऊंगी जैसे कभी किसी ने न कराई हो। पहली स्टेज का नाम संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से लेकर 2 साल। 0 से लेकर 2 साल सेंसरी मोटर स्टेज नाम से क्लियर है, बच्चा काय से सीख रहा है, सेंस ऑर्गन से। बच्चे की आंख, हाथ, नाक, कान बच्चे का दिमाग का काम कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस सीखता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस किधर, तो तुरंत जवाब संवेदी पेशी, सेंसरी मोटर। यहाँ पर आप जानता है बच्चा कि ऑब्जेक्ट है और उसका परमानेंट कोई प्लेस है, आप उसका खिलौना छुपा दो, उसी जगह जाएगा ढूंढने के लिए। बच्चा नॉन वॉलेंट्री एक्टिविटीज, अनैच्छिक क्रियाओं से सीखता है। तो बच्चे की इच्छा भी माफी चाहूंगी, बच्चे की इच्छा भी न हो तो भी बच्चा वस्तु स्थायित्व सीखा। कैसे याद कर लीजिएगा, बच्चे की इच्छा नहीं थी, यानी अनैच्छिक क्रियाओं से बच्चा सीखता है, जो बच्चे के हाथ में नहीं है क्रियाएं, जैसे आपका अंगूठा चूसना, ये सारी क्रियाएं बच्चे के हाथ में नहीं, ऑटोमेटिकली हो जा रहा है। रोना, हंसना, तो अनैच्छिक क्रियाओं से बच्चा सीख रहा है, वस्तु स्थायित्व को सीख रहा है। फिर आती है भैया आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे आप बोलते हो प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से लेकर 7 साल का बच्चा। इसके लिए कोड है, मेरे साथ दोहराइएगा। जीव की आत्मा लक्ष्य को ढूंढे, जीव की आत्मा लक्ष्य को ढूंढे, प्रतीक संकेत केंद्र में है, बेचारे पलट भी ना पाए आत्मा को देखकर। जीव की आत्मा लक्ष्य को ढूंढे, बेचारे प्रतीक और संकेत पलट भी ना पाए क्योंकि केंद्र में है। तो जीव का मतलब जीववाद, की का कोई मतलब नहीं, आत्मा का मतलब आत्म केंद्रितता, यही शब्द आते हैं, याद कर लिए, 1 नंबर जोली में डाल दिया। लक्ष्य का मतलब लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है बच्चा। प्रतीक का मतलब प्रतीकों का प्रयोग करता है। संकेत का मतलब संकेतों का प्रयोग करता है। केंद्र का मतलब केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन की भावना होती है। पलट न पाए यानी चीजों को पलटावीकरण करना, रिवर्सल नहीं करना आता, इरिवर्सिबिलिटी होती है। जीव की आत्मा लक्ष्य ढूंढे, प्रतीक संकेत केंद्र में है तो पलट न पाए। तो देखते हैं भाई क्या होता है। तो सबसे पहले प्रतीकों का यूज करता है, प्रतीक यानी सिंबल बनाता है। कुत्ता उसने देखा है, लेटा हुआ है घर में, कुत्ते की भौं भौं सुनाई दी, तुरंत दिमाग में इमेज बनी, प्रतीकों का इस्तेमाल। संकेतों का प्रयोग करता है, संकेतों का प्रयोग करता है, कैसे करता है भैया, अपनी हाथ में झाड़ू उठा ली और झाड़ू पे चल के दौड़ रहा है और कह रहा है ये मेरी झाड़ू क्या है, बोलता है ये मेरी झाड़ू क्या है, मेरा घोड़ा है। क्या है, मेरा घोड़ा है। तो संकेतों का प्रयोग करता है, संकेतों का प्रयोग करता है, ठीक है ना। संकेतों का प्रयोग आए, प्रतीकों का प्रयोग आए, याद रखना कि भैया इधर ही है। फिर बात आती है आपकी जीववाद क्या है, जीव की आत्मा। तो बता दूं, जीववाद का मतलब एनिमिज्म, निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझता है। आत्मा का मतलब आत्म केंद्रता, इनको कहता है ओ मम्मी मैं तो अपने घोड़े को ब्रश कराऊंगा, और भैया ब्रश कराने भी लग जाता है। आत्म केंद्रितता, ईगो सेंट्रिसिज्म, इसको लगता है पूरे संसार का सेंटर मैं हूं, सब मेरे इर्द गिर्द है, मैं चलता हूं तो सूरज चलता है, मैं चलता हूं तो चांद भी मेरे साथ चलता है। तो जीव का मतलब जीववाद, यानी हर निर्जीव वस्तु को सजीव समझना। और फिर आत्मा का मतलब आत्म केंद्रितता, उसको लगता है जो मैं जानता हूं वही परम सत्य है। जीव की आत्मा लक्ष्य को ढूंढे, कैसा व्यवहार करता है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। जाओ बेटा
मम्मी को लेकर आओ तो पकड़ के लेके आएगा, मम्मी का हाथ पकड़ के। तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। प्रतीक, संकेत, केंद्र में प्रतीकों का इस्तेमाल करता है, संकेतों का प्रयोग करता है। केंद्र में का मतलब केंद्रीयकरण की भावना, सेंट्रलाइजेशन की फीलिंग, मतलब कि भैया ये किसी भी चीज के केवल एक नजरिए, एक पहलू को देखता है, एक तरफ से उस चीज को देखता है, बाकी आगे दूसरे पहलुओं को नहीं देख पाता। इसके सामने ग्लास में कोल्ड ड्रिंक डालो, एक लंबा ग्लास एक चौड़ा ग्लास, तो बोलेगा लंबे में ज्यादा है क्योंकि लंबे में गर्दन तक भरने में थोड़ा सा खाली, अरे चौड़े में प्रसारित हो गई है, ये पहलू देख नहीं पाएगा। एक समय में किसी वस्तु की केवल एक ही विशेषता, ये पहलू पर ध्यान दे पाता है, क्योंकि ये बच्चा लॉजिक नहीं लगा पाता है, लॉजिक नहीं लगा पाता है। ठीक है, जीव की आत्मा, ठीक, लक्ष्य को ढूंढे, प्रतीक संकेत केंद्र में, पलट न पाए। आप इससे पूछो, पलटावीकरण नहीं है, आप इससे पूछो स्कूल से घर, बोलेगा 1 किलोमीटर, घर से स्कूल पता नहीं, ये वाला मामला। और एक सबसे अच्छी चीज, डेफर्ड इमिटेशन करता है, अपने से बड़ों की नकल करता है जब वो उसके सामने नहीं होते। बाबा कैसे करते हैं, खुल खुल खुल। बाबा कैसे कहते हैं, अरे नीलम चाय दे दे, ये करता है, डेफर्ड इमिटेशन। फिर आता है यही बच्चा 7 से लेकर 11 साल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, यानी मूर्त चीजें, जो चीजें सामने होंगी उन पर चिंतन करेगा, और चिंतन टोटल तार्किक होगा। कैसा होगा, टोटल लॉजिकल चिंतन होगा, लेकिन उन चीजों पर जो सामने हैं। तो भैया यहाँ तार्किक चिंतन करता है, पलटावीकरण सीख चुका है, रिवर्सिबिलिटी सीख चुका है, 3+2 भी 5 है, 5 - 3 = 2 है, तो एक संख्या फाइंड आउट करो, करना जानता है, जोड़कर भी माइनस करके भी कोई दिक्कत नहीं। दूरी, भार, ऊंचाई और क्रमबद्धता की योग्यता आ गई है, सीक्वेंस में लगा पाता है। यहाँ बच्चे में संरक्षण का भाव पैदा है कि अगर किसी चीज के शेप और साइज में आप चेंज करोगे, लेकिन आपने उसमें कुछ ऐड नहीं किया, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया, ऐड या माइनस कुछ भी नहीं किया, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया, तो भी क्वांटिटी सेम रहेगी, क्योंकि आपने उसमें कुछ जोड़ा नहीं, आपने उसमें कुछ घटाया नहीं। तो आप उसको क्या कर सकते हो, केवल शेप और साइज में बदलाव हो सकता है। हाथ में 2 लड्डू हैं, भैया लड्डू चिपका दो, ए भैया हो गया चूरा। अब भैया कोई बच्चा होगा जो प्री ऑपरेशनल में हो, तो वो कहेगा ओ बिखरा बिखरा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन है, तो कहेगा मम्मी मैं तो ये लूंगा, लड्डू नहीं लूंगा। अरे बेटा जितना लड्डू है उतना ही चूरा है, तो वो जानता नहीं है। लेकिन अब इस स्टेज में कंजर्वेशन, संरक्षण पैदा हो गया कि लड्डू को ही फोड़ के चूरा बना है, तो चूरा ले लो या लड्डू ले लो, बात एक ही है। जब तक कुछ जोड़ा या घटाया ना जाए, बस शेप और साइज में परिवर्तन हो रहा है, तब भी मात्रा सेम बनी रहेगी। और संरक्षण के लिए बच्चे में 2 चीजों की समझ होनी चाहिए, एक तो विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन की, क्या कहेंगे, विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन की, चीजों को और भी विशेषताओं से, पहलुओं से, नजरियों से देखना है। और दूसरा, बच्चा तार्किक चिंतन कर सकता है और पलटावीकरण की, इसी चूरे को लड्डू के को मम्मी यूं यूं करके बांध देगी, तो पलट के फिर लड्डू बन जाएगा, तो जितना लड्डू उतना ही चूरा। तो 2 विशेषता चाहिए इस बात को समझने के लिए, एक तो पलटावीकरण और एक डिसेंट्रलाइजेशन, जो कि कब पैदा होती हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पैदा होती है। सकर्मक परिणाम जान जाता है, ट्रांजिटिव इन्फेरेंस, रिश्ता क्या कहलाता है बता देगा, एक्स वाई से संबंधित है, वाई जेड से संबंधित है, तो बताओ एक्स और जेड आपस में क्या संबंध है। लेकिन भैया उन्हीं सकर्मक अनुमानों को बता पाएगा जो मूर्त रूप से सामने हो, कि भैया ए राम श्याम से बड़ा है, श्याम सीता से बड़ा है, तो बताओ श्याम और सीता या सीता और राम में कौन बड़ा है, तो सामने खड़े कर दो, तुरंत लगा देगा, तो मूर्त सकर्मक परिणाम कर पाता है। फिर आती है औपचारिक संक्रियात्मक 4th स्टेज, ओहो 11 से 15, सबसे सुपीरियर। तो यहां पर एक शब्द याद रखना, डिडक्टिव रीजनिंग, निगमनात्मक तर्कणा, यानी उच्च लेवल का चिंतन कर रहा है, नियम इसको बता दिए गए, उनके ऊपर तर्क करने लगता है, अमूर्त चिंतन करता है, जो चीजें सामने नहीं है, अंतर्ज्ञान की अवस्था है, प्रतिगिप्ति की अवस्था है, सबसे सुपीरियर अवस्था है।
सबसे उच्च स्था है। यहाँ प्याजे भैया की आलोचना होती है कि भैया आप कहते हो सारे क्रम सेम रहते हैं, चाहे दुनिया में कोई बच्चा कहीं भी रहता हो। अरे साहब, आपने कहा कि इस क्रम को बदल नहीं सकते, माना। आपने कहा कि ये सार्वभौमिक है, लेकिन भैया अगर अच्छा वातावरण मिले तो बच्चा अपनी क्षमता से ज्यादा सीख सकता है। ये कैसे भूल जाते हो आप? भाषा के विचार में ये कहते हैं विचार पहले, भाषावाद में, और ये निजवाद यानी ईगो सेंट्रिसिज्म को कहते हैं कि अर्थहीन है जो बच्चा खुद से बात कर रहा है। आइए तो मिलते हैं प्याजे भैया से। प्याजे भैया का सिद्धांत सबको पता है, 4 स्टेजेस दी और कहा जैसे जैसे आपके अंदर परिपक्वता, मैच्योरिटी आती है, यानी कि आपकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे आपका मानसिक विकास यानी संज्ञानात्मक विकास होता है। बड़ी प्यारी बात कही है, लेकिन भैया देखिए दुनिया बड़ी जालिम है। हर बात जो आप कहेंगे कहीं ना कहीं कीड़े निकालेगी ही निकालेगी। तो इन भैया के सिद्धांत में कीड़े निकाले जाते हैं कि भैया जी आप कहते हो दुनिया में हर बच्चा इन्हीं 4 स्टेज से गुजरता है, और आप कहते हो कि 0 से लेकर 2 साल तक की सेंसरी मोटर यानी संवेदी पेशी अवस्था है। फिर आप कहते हो कि 2 से लेकर 7 साल की स्टेज को प्री ऑपरेशनल ही कहते हैं, जिसके अंदर बच्चा संकेतों का प्रयोग करता है, प्रतीकों की अवस्था है, जिसके अंदर बच्चा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है, निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है। लोगों ने कहा कि भैया आप यही तो बात करते हो। तो प्याजे ने कहा जी बिल्कुल। तो बोले आपने ना कल्चर को नेग्लेक्ट किया। कैसे? अगर किसी बच्चे को ऐसा वातावरण मिले जिसमें वो अपने दिमाग को अपनी उम्र जो आप बता रहे हो उससे पहले ही बहुत अच्छे तरीके से मैच्योर कर ले, तो ऐसे में ये बच्चा 2 साल से पहले पहले प्रतीकों का प्रयोग करने लगेगा। 2 साल से पहले पहले तर्क का हो सकता है। आप कहते हो 7 साल के बाद बच्चे में तार्किक चिंतन होता है, हो सकता है बच्चा 3 साल का भी तार्किक चिंतन करने लगेगा। इन्होंने कहा कि विकास की ये स्टेज चेंज हो ही नहीं सकती, 0 से 2 ही होगी जब बच्चा सेंसरी मोटर बताएगा, 2 से 7 ही होगी जब बच्चा प्री ऑपरेशनल होगा। तो कहा कि गुरुजी आप कहते हो स्टेज में परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन अगर अच्छा वातावरण मिले तो बच्चा अपने कैलिबर से कहीं अधिक कर सकता है। तो कुल मिलाकर इनकी आलोचना तो इस वजह से होती है कि आप ये कहते हो नहीं, जो मैंने 4 स्टेजेस बताई हैं उन्हीं 4 स्टेजेस में उसी एज में बच्चा ये वाला काम करेगा। अरे गुरुजी, संस्कृति, प्रभाव, समाज का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव, उसके चलते बच्चा कम उम्र में भी बड़ी उम्र वाली मानसिक समझ ला सकता है। हो गया क्लियर? इनकी आलोचना यह है कि आप व्यक्ति को नेग्लेक्ट करते हो और कहते हो कि बच्चा समूह में रहकर ज्यादा सीखता है। आप कहते हो सहयोगी शिक्षा की बात, आप कहते हो सहकारी शिक्षा की बात, आप कहते हो रेसिप्रोकल टीचिंग की बात यानी पारस्परिक शिक्षण की बात। तो कुल मिलाकर आप कहते हो कि अकेला चना भाड़ फोड़ ही नहीं सकता। आप कहते हो समाज के साथ इंटरैक्शन करो, तो आप व्यक्ति को नेग्लेक्ट कर देते हो, ग्रुप को ज्यादा महत्व देते हो। ये इनकी आलोचना। फिर आए भैया कोलबर्ग भैया। याद होगा कोलबर्ग भैया का सिद्धांत था नैतिक विकास का सिद्धांत, कि गुरुदेव आपने फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू को टोटली नेग्लेक्ट कर दिया। हिंज की पत्नी कहती क्या है ये तो आप खाई गए। अरे उनका भी तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो कोलबर्ग भैया को लगा होगा अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सेकंड बात, एक और तरीके से इसको भी पूछा जाता है कि फीमेल पक्ष की नैतिकता को इन्होंने किसमें रखा है? देखभाल की नैतिकता में। कि गुरुजी आप दिखाते हो कि फीमेल तो बस अपनी देखभाल करना चाहती है और करवाना चाहती है, और मेल को आप दिखाते हो न्याय की नैतिकता में। फीमेल की नैतिकता को यानी कि फीमेल नारीवादी दृष्टिकोण को आपने नेग्लेक्ट किया। आप मानते हो फीमेल की नैतिकता किस पर डिपेंड करती है? देखभाल पर। और पुरुष की नैतिकता न्याय पर डिपेंड करती है। आपने भी स्टेज थ्योरी दी और आपने कहा दुनिया का हर बच्चा इन्हीं स्टेजेस से होकर गुजरता है। अरे भैया आपने भी संस्कृति और समाज के प्रभाव को प्याजे की तरह नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों? हो सकता है किसी बच्चे के यहाँ कम उम्र में ही ये सिखाया जाए कि बेटा नियम से बड़ा जीवन है, और वो 5वीं स्टेज तक आने का इंतजार न करे, 13 से 14 साल का होने का इंतजार न करे। हो सकता है किसी के यहाँ 7 साल का बच्चा ही कह दे कि मम्मी नियम गए भाड़ में, इस व्यक्ति की जान बचाई जाए। तो संस्कृति और समाज जिसमें बच्चा पल रहा है आपने उसे नेग्लेक्ट कर दिया। आपने कहा नहीं जी, पहले बच्चा
ये कहेगा कि जो समाज कहता है वो सही, और उसके बाद पांचवी लचीलापन होना चाहिए। ऐसे ही हार्वर्ड गार्डनर भैया की जो विकास का सिद्धांत है, बहुबुद्धि विकास का सिद्धांत, उसको लेकर क्या वो की जाती है, फटाफट देखेंगे, अंतिम देखेंगे कि भैया हार्वर्ड गार्डनर साहब की आलोचना क्या है कि भैया सभी बुद्धियों को मापने के परीक्षण उपलब्ध नहीं, कि गुरुजी आपने 8 से 9 तरीके की बुद्धि बता दी, ये तो बताओ कैसे मापे। आप कहते हो म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जिसको बेसुरा गाना गाना आता है, बाथरूम में जो सिंगर है उसमें भी म्यूजिकल इंटेलिजेंस मांगे, लेना देना नहीं है। जो भी एक स्टेज का रिजल्ट होता है वो दूसरी स्टेज की थिंकिंग की शुरुआत होती है। तो ये थे वैन हेले साहब, याद रखिएगा की पॉइंट्स में ही याद रखिएगा। लेवल 0 दिखावट बनावट, की पॉइंट लगा दीजिएगा विजुअलाइजेशन। लेवल 1 जब भी देखो कि भैया आकृतियों को गुणों के आधार पर पहचानना, लगा दीजिएगा लेवल 1 एनालिसिस। जब भी देखो आकृति के बीच संबंध बताना, तुरंत लगा दीजिएगा लेवल 2 अनौपचारिक निगमन। जब भी कहो कि बच्चा ज्यामिति के यानी ज्योमेट्री के सिद्धांतों को प्रूव करता है तो लगा दीजिएगा लेवल 4, और जब ज्योमेट्री के शेप्स खुद बनाता है तो लेवल 4 दृढ़ता लगा दीजिएगा। मिलते हैं आगे। बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ 3 स्तर हैं, तो 3 अलग अलग उम्र के बच्चों को कहानी बताएगी। 4 से लेकर 10 साल की उम्र पहला स्तर माना जाएगा, फिर 10 से लेकर 13 साल की उम्र के बीच के बच्चे दूसरे स्तर के बच्चे थे, और फिर 13 साल से ऊपर के बच्चे 13 ईयर प्लस के बच्चे जो थे वो तीसरे लेवल के या तीसरे स्तर के बच्चे थे। ठीक सा? अच्छा जी, इन्होंने पूरी कहानी के बेसिस पर तीन क्या बता दी, आपके स्तर बता दिए, 3 लेवल बता दिए, और हर एक लेवल के अंदर 2-2 स्टेज यानी अवस्थाएं बताई। इन्होंने कहा कि पहली जो आपका स्तर है उसका नाम अंग्रेजी में प्लीज याद कर लेना। आप कहोगे नहीं हम हिंदी से मोहब्बत करते हैं, अंग्रेजी सौतेली मम्मी है, मैं कहूंगी भैया काम आ जाती है। प्री कन्वेंशनल पहली स्टेज जिसके अंदर 2 आपके अवस्थाएं, फिर कन्वेंशनल आपकी सेकंड स्तर जिसके अंदर 2 अवस्थाएं, फिर पोस्ट कन्वेंशनल आपका तीसरा स्तर जिसके अंदर 2 अवस्थाएं रहेंगी। तो हिंदी में आप इसे प्राक रूढ़िगत, पूर्व रूढ़िगत, पूर्व परंपरागत, पूर्व नैतिक भी बोलते हो। इसको याद करने का एक ही ट्रिक है, यहाँ बच्चे की नैतिकता रिजल्ट पर डिपेंड करती है। अगर रिजल्ट उसके फेवर में है तो वो बोलेगा ये चीज तो बहुत अच्छी होती है, नैतिक, और अगर रिजल्ट उसके फेवर में नहीं है तो बोलेगा ये चीज गलत होती है। इसमें पहली स्टेज बच्चे की है दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। यहाँ बच्चा अपने आप को ओबीडियंट इसलिए दिखाता है क्योंकि लठ की मार से डरता है भाई। तो यहाँ परिणाम, क्योंकि लठ पड़ सकता है इसीलिए बच्चा शराफत का पुतला है। तो परिणाम अच्छा है या बुरा, यानी बाह्य कारण आ जाए कि कौन सी अवस्था होती है या कौन सा लेवल होता है जिसमें बच्चे की नैतिकता बाहरी परिणामों से निर्धारित होती है, और बाहरी परिणाम में भी क्या कि अच्छा है परिणाम या बुरा, परिणाम शब्द अच्छा या बुरा, ये इस स्टेज का की पॉइंट है। बोलते हैं कन्वेंशनल यानी परंपरागत, नैतिक या रूढ़िगत। इसकी पहली स्टेज यानी ओवरऑल थर्ड नंबर की स्टेज बनती है, थर्ड स्टेज बनती है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, गुड बॉय या गुड गर्ल स्टेज। इसको एग्जाम में बोलते हैं गोल्डन रूल, स्वर्णिम नियम वाली अवस्था कौन सी है? तो भैया सीधा स्वर्णिम नियम है कि दिमाग ही नहीं लगाना, समाज जिसको मानता है रे अपन को भी मान लेना, कि भाई तुम है ना घूंघट काटोगी, कि अरे समाज में अच्छी अच्छी बहू की निशानी घूंघट काटना होती, मैं भी बड़े होके घूंघट काटूंगी, कि भाई तुम कि कुछ भी हो जाए प्राण जाए पर नियम न जाए, इसे बोलते हो कानून और नियम की अवस्था। कानून का पालन करेगा, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान कहेगा, यार चोरी इसलिए नहीं करनी क्योंकि समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ये की पॉइंट पकड़ लेना कि समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी या कानूनों का हर हालत में पालन होना चाहिए, कर्तव्य हर हालत में पालन होना चाहिए, तो समझ जाना फोर्थ स्टेज की बात कही है जिसका नाम है कानून और नियम की अवस्था, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। थर्ड का की पॉइंट है कि बच्चा समाज से स्वीकृति चाहता है, इसे ही गोल्डन रूल कहते हैं। फिर यार यहाँ से एक प्रश्न अलग तरीके से पूछा
यहाँ बच्चा कहता है कि भैया नैतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, नैतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए। और विरोधाभास देखने को मिलता है यहाँ कि चोरी करना गलत है लेकिन उचित है, ये कीवर्ड था। तो जब कह दे उचित है, चोरी करना गलत है लेकिन उचित है, तो इसका मतलब बच्चा यहाँ आ चुका है कि माना समाज की व्यवस्था के हिसाब से चोरी करना गलत है लेकिन भैया उचित था क्योंकि अगले की पत्नी बच जा रही है। अंत में 6th स्टेज, इसका की पॉइंट एक ही है कि हे प्रिय मैं खुद को आग लगा लूं ताकि तुम ताप सको, यानी मैं जल जाऊं लेकिन तुम्हारा भला कर जाऊं, ये मेरा शरीर बेकार है, ऐसी वाला विचार कि व्यक्ति सार्वभौमिक यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल पे चलता है कि स्वयं नियम बनाता है और कहता है मैं भूखा रहूं लेकिन दूसरा व्यक्ति खा ले। और यही का एक बात है कि अगर हिंद चोरी नहीं करता तो कहीं अधिक मूल्य चुकाता। चोरी बड़ी तुच्छ बात है, अपने आप को जेल भेज देने की भैया मैं अपना नुकसान कर लूं लेकिन सामने वाले का भला हो जाए, यानी सार्वभौमिक भला, यानी बड़े लेवल पर बड़ा, यानी सामुदायिक कल्याण की बात जहां दिख रही हो कि समुदाय का कल्याण हो मेरे मरने से तो कोई दिक्कत नहीं, यानी यहाँ पर व्यक्ति भगत सिंह वाली सोच रखता है, शहीद आजम वाली कि मैं फांसी पर चढ़ जाऊं तो क्या हुआ, मेरे देश के अंदर लाखों लोगों के अंदर अलग जगह जाऊं आजादी की, वो वाला मामला है जिनको आपको समझना होगा और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि भैया पढ़ाने के लिए पाठ्यचर्या कैसी हो, करिकुलम कैसा हो, तो ये कहता है भैया संदर्भित हो, प्रासंगिक हो, यानी बच्चे से रिलेट करता हुआ। संदर्भित का मतलब जब बच्चे को कहीं ना कहीं कोई एग्जाम्पल दे दिया जाता है जो कि उसने अपनी रियल लाइफ में देखा होता है, यानी किताबों में वो बातें लिखी हो, किताबों के साथ साथ पाठ्यक्रम में उन बातों का जिक्र हो जो बच्चे ने अपनी रियल लाइफ में अनुभव की है, तो ऐसी पाठ्यचर्या को, ऐसी शिक्षा को आप संदर्भित, कॉन्टेक्चुअल और प्रासंगिक रेलेवेंट कहते हैं। ये कहता है भैया बच्चे को करके सीखने देना, तो करके सीखने में जितनी भी शिक्षण की विधियां आती हैं, आपसे पूछे एनसीएफ 2005 किस शिक्षण विधि को सपोर्ट करता है, जितनी भी करके सीखने वाली शिक्षण विधियां जहां बच्चा एक्टिव हो, तो उन सारी शिक्षण विधियों को आप टिक लगा देना, आप क्वेश्चन लगा के करके देखना इस वीडियो के बाद। तो उनसे अब्स्ट्रैक्ट की तरफ टीचर टीचिंग को लेकर चले और सरल चीजों से शुरू करके फिर कॉम्प्लेक्स जटिल चीजों की तरफ लेकर चले, ये दो इसके शिक्षण सूत्र हैं। अब आप एनसीएफ 2005 के सारे क्वेश्चन बनाओ प्रीवियस ईयर के। पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो क्या होता है? ये बच्चे की प्रगति का आकलन करता है, ठीक है साहब, ये बच्चा खुद बनाता है। क्या करोगे? बच्चा खुद बनाता है, तो बच्चा अपनी खुद की प्रगति की तुलना खुद के पहले वाले स्टैंडर्ड से कर सकता है। याद रखना, अगर टीचर एक बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से करता है तो घोर पाप 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 पाप, लेकिन अगर बच्चा खुद की अपने काम की तुलना पहले के काम से करता है तो बहुत अच्छी बात है। बच्चा खुद से तुलना कर रहा है तो बच्चा एटलीस्ट अपने काम पर फोकस कर रहा है, बच्चे के अंदर क्या आ रहा है? स्व आकलन की भावना पैदा हो रही है। किसकी? स्व आकलन की। तो पोर्टफोलियो है क्या? ये भी आकलन का एक टूल है। इसमें कौन बनाता है पोर्टफोलियो? बोले बच्चा खुद बनाता है अपना पोर्टफोलियो। बोले अच्छा, और बच्चा तुलना कर सकता है? बोले बिल्कुल, बच्चे की प्रगति जांची जाती है और बच्चा खुद तुलना करता है अपने निश्चित अवधि में बच्चे द्वारा किए गए बेस्ट काम का रिकॉर्ड जो बच्चा खुद रखता है। 3 महीने का एक पोर्टफोलियो बना या 6 महीने का एक, तो उस 6 महीने के टाइम पीरियड में बच्चे ने जो बेस्ट, सर्वोत्तम, सारे काम नहीं, जब भी आए सारे कामों का संग्रह तो कहते ना नहीं, सारे काम नहीं, सर्वोत्तम काम, बेस्ट काम का संग्रह करता है। साइंस में भैया असाइनमेंट बनाया था 10 में से 10 नंबर मिले, वो लगाएगा केवल ये नहीं लगाएगा, और भी लगाएगा। इंटर स्कूल कंपटीशन में गया था डांस करने, दोनों को रखेगा। और ये सेल्फ असेसमेंट यानी असेसमेंट एज लर्निंग का प्रकार है। तो याद रखना, पोर्टफोलियो बच्चा खुद बनाएगा। क्या जांचते हैं? बच्चे की प्रगति का आकलन करते हैं। कौन सा काम होता है? बच्चे के द्वारा एक निश्चित अवधि में किया गया सर्वोत्तम काम होता है। भैया जब भी आप देखो, जिन भी ऑप्शन के अंदर ये दे रखा हो, जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि बताइए, टीचर ने बच्चे को कुछ प्रश्न दिए, कौन से प्रश्न बच्चे के ज्ञानात्मक पहलू के अंदर बच्चे की ज्ञान को, यानी कि बच्चे की नॉलेज को चेक करते हैं। तो याद रखना, जिन भी ऑप्शन में, जिन भी क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा हो
कि टीचर बच्चे से परिभाषा पूछेगा कि बताओ घूर्णन की परिभाषा, बताओ रोटेशन की परिभाषा, तो वो ज्ञान को चेक कर रहा है, क्योंकि परिभाषा रटी हुई होती है, फिक्स्ड होती है। जिस भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताओ फलाने का नाम क्या है, ठिकाना किस जगह पर है, फलाना जो पर्वत है वो किस जगह पर है, तो वो जगह फिक्स्ड है भाई, तो वो रटने का मामला है। तो क्या है, कहाँ है, ज्ञान चेक कर रहा है। जब भी क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें पूछा गया हो कि भैया इनके बीच में या इस चीज को खत्म करने के लिए, कोई भी हो कि पर्यावरण प्रदूषण को खत्म करने के 3 कारण सूचीबद्ध कीजिए, तो ये ज्ञान का मामला है कि भैया XYZ जो व्यक्ति है उसकी जो खाने की विशेषताएं हैं, या पक्षी है उसकी खाने की विशेषता थी, कि बच्चे की समझ पर बात की जा रही है। जब भी कोई भी क्वेश्चन ये कहता हो कि आपके विचार में क्या सही है या क्या गलत है, कि आपके अपने तरीके से अपने शब्दों में न्यूटन के तीसरे लॉ की व्याख्या करो, तो अपने शब्दों में व्याख्या हो रही है, आपके विचार में व्याख्या हो रही है, और जब भी आए इसकी समरी बताओ, तो आपने जब पूरी बात को समझा होगा तभी उसे शॉर्ट में समरी में लेकर आओगे। तो